हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आप सबके सामने फिर से एक बार इंडियन पॉलिटी के साथ आया हूं। बेटा, इसमें लक्ष्मीकांत का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है, संविधान कैसे बना, उसके लिए ब्रिटिशर्स के कौन कौन से कानून उत्तरदायी रहे, और क्या क्या चीजें हम लोगों ने वहां से ग्रहण किया, और कैसे धीरे धीरे करके भारत में संविधान के ढांचा तैयार हुआ। ठीक है, मतलब जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो कैसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तैयार हुआ, हमारे सामने आया। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि भारत में अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया। और अंग्रेज जानते थे, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, परंतु भारत में आकर अंग्रेजों ने देखा कि एक राजा भारत का दूसरे राजा को पराजित करना चाहता है। और इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और बच्चों, भारत में एक एक करके अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें एक चीज बता दें आपको। जैसे 1756 का इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1756 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। बेटा, बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बनता है तो उसकी खुद की मौसी, मौसी समझते हो ना, माता की मतलब मॉम की सिस्टर जो है वो मौसी या मासी कहलाती है। तो उसकी खुद की मासी जो है घसीटी बेगम नाम था उनका, उन्होंने सिराजुद्दौला का विरोध किया। उसका खुद का कजिन ब्रदर सिर शौकत जंग, जो कि पूर्णिया, जो बिहार में स्थित है, वहां का नवाब था, और उसने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया। अंग्रेजों ने इन सभी चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने मीर जाफर, अब आपको लगेगा ये मीर जाफर कौन था, तो बेटा मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, और उसको मिला लिया। और मिलाने के बाद बेटा ऐसी स्थिति आ गई कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने प्लासी के वॉर में 1757 में पराजित कर दिया। प्लासी वॉर हार गए सिराजुद्दौला, और वहां पर मीर जाफर गद्दी पर बैठे। बेटा, इतना एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, इतना एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे आगे चल के बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और 1764 के बाद एक इलाहाबाद की ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 1765। अब 1765 में जब ट्रिटी होती है इलाहाबाद की, तो उस ट्रिटी में ये तय कर दिया गया कि अंग्रेज जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्सेशन का मामला देखेंगे, यानी कि टैक्स वसूलेंगे। और बेटा, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टैक्स वसूला, इतना ज्यादा टैक्स वसूला कि 1770 में, लगभग 1770 की बात है, बंगाल में अकाल पड़ गया। लोग भूखमरी से मरने लगे। और कोई ये नेचुरल नहीं था, ये मैक्सिमम टैक्स के कारण ऐसी स्थिति आ गई थी बंगाल में। अब बात करते हैं हम लोग कि बंगाल की स्थिति ऐसी थी, इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को मिल रही थी जो चल रहा था भारत में। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए, कंपनी से डिमांड किया। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम लोगों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि आप हमें 10 लाख पाउंड उधार दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने कंपनी के लोगों को सैलरी वगैरह भी नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, इस बात को सुनने के बाद ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अ, इसके लिए जांच कमेटियां भारत भेजी। और जांच कमेटियों ने जब रिपोर्ट दिया, तो बेटा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ये जो डिस्टरबेंस, ये जो बाधा चल रही थी, इसको समाप्त कर कंपनी को एकदम रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन वे में काम करने के लिए एक एक्ट भारत भेजा, पहला एक्ट। और वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक बात बेटा ध्यान रखना तुम लोग, कि हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो शासन है, उसमें हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पूरे ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश रूल को हम लोग दो भाग में बांट कर देखते हैं। ठीक है,
ब्रिटिश रूल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। पहला है कंपनी कंपनी रूल, कंपनी ने जो रूल किया। दूसरा है क्राउन रूल, क्राउन रूल है। ठीक है। कंपनी रूल जो है उसको, अच्छा, पूरे ब्रिटिश रूल को बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेट जो प्लासी वॉर हुआ था 1757 वहां से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक हम लोग मानते हैं। तो कंपनी रूल को हम लोग जो है 1757 से 1857, जब रिवेलियन, जब आर्म्ड रिवेलियन हो जाता है, वहां तक हम इसको लेकर चलते हैं कि यहाँ तक जो है कंपनी का शासन स्टैब्लिश था और इसी के अधीन जो भी एक्ट्स आए थे वो भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए थे। इसके बाद इसको हम लोग देखते हैं 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक इसको हम लोग मान के चलते हैं। अब भाई देखते हैं यहाँ पर कि जो 1770 जो रूल है, कंपनी का रूल है, इसके अधीन जो पहला अधिनियम आता है बेटा, मैंने बताया आपको, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद बेटा ये तय किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हर 20 साल पर चार्टर एक्ट भेजा जाएगा। तो 1773 में जोड़िएगा 20 इयर्स, तो 1793 आएगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद 20 इयर्स बीतेगा, फिर आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, फिर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट, और ये अंतिम चार्टर एक्ट था क्योंकि इसके बाद हो जाएगी सैनिक विद्रोह होगा 1857 में, आर्म्ड रिवेलियन, और उसके बाद शासन जो है, रूल जो है इंडिया का, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा, कंपनी के हाथों से निकलकर। ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ। तो बेटा इस एक्ट में कुछ बातें ऐसी दी गई जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए 1781 में एक एक्ट भेजा गया था, एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और एक्ट भारत भेजा गया 1784 में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर था। तो पिट्स इंडिया एक्ट नाम था इसका, पिट्स इंडिया एक्ट। और एक और एक्ट था बेटा जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। तो इतने सारे एक्ट्स जो हैं वो कंपनी रूल के अधीन आए हुए थे। ठीक है। इसके बाद बारी है क्राउन रूल की। तो क्राउन रूल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए थे। तो क्राउन रूल में जो पहला एक्ट आता है 1858 में, क्योंकि जैसे 57 में जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब विद्रोह समाप्त हो जाता है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में शासन को लेकर उसको पहला एक्ट बनाती है 1858। ठीक है। इसका नाम था इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है। इसके बाद जो है एक्ट आता है 1861 में, इंडिया काउंसिल एक्ट। दूसरा है 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडिया काउंसिल एक्ट। 1919 इंडियन इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है। और इसके बाद एक और एक्ट आता है बच्चों 1935 में, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट।
ये सारे एक्ट्स मतलब इन्हीं एक्ट्स को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है, इन्हीं एक्ट्स को लेकर चलेंगे। इनमें कौन से इंपॉर्टेंट पहलू थे, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी, इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे काम कर रही थी। तो जो पहला एक्ट आया कंपनी के थ्रू, वो आया था बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है बेटा, इस अधिनियम के बारे में बता दें, इस एक्ट के बारे में आपको बता दें कि ये एक्ट जो था वो कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए किया गया था, उसे डिसिप्लिन वे में काम कराने के लिए किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि इसने कंपनी के अंदर एक पावर सेंट्रलाइजेशन का भाव रखा, और इसने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और बेटा इसमें क्या हुआ कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, उनको एज अ सबॉर्डिनेट काम करना होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यानी कि अब सबॉर्डिनेट की, अब पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर अपना इंडिविजुअली काम कर रहा था, मद्रास का गवर्नर इंडिविजुअली काम कर रहा था, बंबई का गवर्नर इंडिविजुअली काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल एज अ सबॉर्डिनेट अब काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 1784 में 1774 में इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। अब ये देख लो यहाँ पर है कि, देख लो यहाँ पर पहला है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। देख लो, इट्स designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal, created an executive council of 4 members to assist him। मतलब कि उनकी सहायता के लिए 4 मेंबर अपॉइंट किए गए थे गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है, और ध्यान रखना, ऐसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन था भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसके द्वारा बंबई, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही बात मैं आपको कब से बता रहा था कि सबॉर्डिनेट के रूप में काम करने लगे। ठीक है और यहाँ पर तीसरी बात जो मैंने बताई कि अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। ठीक है, और वहां पर 3 जजेस थे। अब बेटा बात करते हैं हम लोग, आपको ये बातें समझ में आ गई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बातें थी? तो पहली बात, इस इस एक्ट को कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भेजा गया था। और इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, इसमें क्या थी फीचर्स ऑफ दिस मतलब एक्ट्स, तो वो ये था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर इसके सबॉर्डिनेट के रूप में काम करेंगे। और इसी एक्ट के थ्रू यह भी डेफिनेट किया गया कि कोई भी स्टाफ, कंपनी का कोई भी स्टाफ अपना प्राइवेट बिजनेस इंडिया में नहीं करेगा, और इसके साथ साथ इंडियन से गिफ्ट वगैरह नहीं लेगा। गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया गया था बेटा, जो इसमें नहीं है मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको, गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का के लिए, जुड़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।